Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B in the video lecture series of multiple choice questions on labor code. Today we will discuss the various questions related to the Social Security Code. Before moving ahead, I would like to inform you that हमने अपने सभी मटेरियल पर 25% का डिस्काउंट दे दिया है और जो मटेरियल हमारा पहले 1699, 1499, 1299 और 100 में था उसके रेट रिवाइज करके 1299, 1099, 899 और 799 रुपए में कर दिए गए हैं। 799 रुपए में आप इस मटेरियल की ऑनलाइन कॉपी भी पढ़ सकते हैं। बाकी तीनों केस में इसकी हार्ड कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी जो 2 या 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि ये हार्ड कॉपी प्रिंटेड नोट्स फॉर्म में है। दूसरा, इसके अंदर अपडेटेड लेबर कोड है और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है। अगर आप ये हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com पर जाकर रजिस्टर करें और वेरीफाई करें ईमेल के थ्रू। इसके अलावा हमने इसकी टेस्ट सीरीज को भी तैयार किया है जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 6 इंडिविजुअल टेस्ट रहेंगे और उसके बाद 4 मिक्स टेस्ट रहेंगे। लेकिन हमने जो केवल कवर किया है वो एरिया कवर किया है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस को, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडियन इकोनॉमी को कवर किया है और जिसकी कीमत है मात्र 299 रुपए, यानी कि 299 रुपीज में आप ऑनलाइन टेस्ट देकर अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आप किस लेवल पर अभी चल रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज फॉर्म बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर कंस्टिट्यूटिंग द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अंडर द कोड। अगर आपने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को फॉर्म किया गया है और उसके कुछ मेंबर्स हैं, वो मेंबर इस बोर्ड को कंस्टिट्यूट करेंगे। तो आपको यह बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो इस बोर्ड को फॉर्म करेंगे वो कहां से लिए गए हैं। योर ऑप्शंस आर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। फ्रेंड्स, आंसर विल बी स्टेट गवर्नमेंट, जहां से 15 मेंबर्स को लिया गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। देखिए कहां से सबसे बड़ी चीज है, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, 5 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, 15 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट से होंगे, उसके अलावा 10 पर्सन होंगे एम्प्लॉयर के और 15 उसके बाद 10 पर्सन होंगे एम्प्लॉय के और उसके बाद एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा जो इसका एक एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होगा। तो आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो मेंबर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाएंगे और वो कितने होंगे, 15 होंगे। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि सबसे ज्यादा किसके मेंबर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, तो ये आप यहां से इसको पढ़ लेना थोड़े थोड़े मेंबर्स के बारे में, तो आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू बी कॉल्ड द कॉर्पोरेशन फॉर्म अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड। ये भी आपको पता होगा कि सोशल सिक्योरिटी कोड में एक स्टेट इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया जाएगा, जैसे कि पहले ईएसआई एक्ट में होता था, वो भी कुछ चेंजेस के साथ। तो उसमें जो मेंबर्स हैं, इन दिए गए मेंबर्स में से उस जो कॉर्पोरेशन है उसको फॉर्म नहीं करता है, या ये कॉर्पोरेशन जो है इन दिए गए मेंबर में से उसको कंसिस्ट नहीं करती है। तो आपको यह बताना है कि कौन उस मेंबर को फॉर्म, उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन उस जो मेंबर है वो उसके अंदर आता नहीं है या उसको फॉर्म नहीं करता है। तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड स्टेट्स। इसका आंसर होगा दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट से मेंबर लिए गए हैं, बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें से मेंबर नहीं लिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। कौन कौन आ रहा है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन रहेगा, 5 पर्सन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा,
एक मिनट, हाँ, और 10% फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड से रहेंगे, 10% फ्रॉम एम्प्लॉय साइड से रहेंगे, 3 मेंबर रहेंगे लोकसभा से, यानी कि 2 लोकसभा से रहेंगे और 1 रहेगा राज्यसभा से। स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने मेंबर्स को लिया गया है, बट कैसे लिया गया है? 1% टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज एंड 1% representing each of the states in such a manner prescribed by the central government. तो I mean to say here is that कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से एक एक मेंबर को ले रही है, 1% यूनियन टेरिटरी से भी ले रही है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इसमें कोई भी मेंबर नहीं है इस ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है, तो आप ये एक बार स्लाइड्स को रोक के पढ़ लेना कि कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो यहां से क्लियर हो गया होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई भी मेंबर नहीं लिया गया है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी मोर देन इन स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। देखिए कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म होगी इस सोशल कोड के अंदर, जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी मैटर्स रिलेटेड टू स्कीम्स, फंड और जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे मैटर्स इस स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे और यही एडवाइस करेगी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और जो ईएसआई कॉर्पोरेशन मैंने आपको इससे पहली स्लाइड में बताया था जो इसको फॉर्म करेगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स भी इसके अंदर आने हैं, तो वो कितने रहेंगे मैक्सिमम ये आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर 4, 3, 5 और 7। तो देखिए इसका आंसर होगा 3। 3 से ज्यादा मेंबर इस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर नहीं रह सकते जो स्टेट गवर्नमेंट से लिए जाएंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी जो फॉर्म हो रही है वो कैसे कैसे फॉर्म हो रही है। अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर्स। एक चेयरपर्सन होगा अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 मेंबर्स जो इस कॉर्पोरेशन के अंदर होंगे, या ईएसआई कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, वो स्टेट गवर्नमेंट से होंगे। तो मैक्सिमम 3 मेंबर रह सकते हैं, उससे ज्यादा मेंबर नहीं रह सकते। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। 8 मेंबर्स होंगे इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन, जिसमें से 3 मेंबर्स होंगे अमॉन्ग द मेंबर फ्रॉम द कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेशन फॉर्म हुई है उनके अंदर से। 3 मेंबर्स होंगे रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय, 1 मेंबर फ्रॉम अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। एक मेडिकल प्रोफेशन का भी एक रोल है इस जो कॉर्पोरेशन फॉर्म होगी, जो मैंने आपको पहले बताई, तो वो भी एक मेंबर इसके अंदर रहेगा। 1 मेंबर फ्रॉम अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से आइदर वो कोई एक लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है और राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। थर्ड है डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन, दैट इज एक्स ऑफिशियो। तो आई मीन टू से जो मेरा क्वेश्चन था, 3 मेंबर से ज्यादा ना स्टेट गवर्नमेंट से ना सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके अंदर रह सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा टू द स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जिसकी एक स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म होगी इस कॉर्पोरेशन को सजेस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, स्टैंडिंग कमेटी जो फॉर्म होगी। तो जो अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया। मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा हूं कि इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू द स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कितने मेंबर थे आपको याद होगा? 2 मेंबर आने हैं लोकसभा से और 1 मेंबर आना है आपका राज्यसभा से। तो ये जो मेंबर लोकसभा से जा रहा है इसके अंदर, उसको अपॉइंट कौन करेगा? उसको इस कॉर्पोरेशन में भेजने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो पावर है वो किसके पास है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पीएम, प्रेसिडेंट, स्पीकर और पब्लिक अकाउंट कमेटी सजेस्ट करेगी या वो इस मेंबर को भेजेगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्पीकर। स्पीकर इज हैज अ सोल पावर टू सेंड द मेंबर फ्रॉम द लोकसभा टू द स्टैंडिंग स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके, याद रखना स्पीकर जो है वो लोकसभा के मेंबर को भेजेगा। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर राज्यसभा को भेजेगा, राज्यसभा का मेंबर जाएगा तो वो कहां से जाएगा? राज्य
सभा का जो मेंबर होगा वो कहां से जाएगा, वो भेजेगा डिप्टी चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जो उसका राज्यसभा का जो वो है स्पीकर है, वो इसको भेजने की पावर रखता है। ठीक है, अब देखो यहां से एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड राज्यसभा shall elect such manner as the speaker of the house of the people or the case may be the chairman of the council of the state। वो हमको पता है कि कौन होता है चेयरमैन, तो राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट के केस में चेयरमैन और लोकसभा के केस में स्पीकर के पास पावर है, जो पार्लियामेंट से मेंबर जाएंगे इस ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंदर। ओके, ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। Now the third question and last question for today. What are the functions of the National Security Board under the Social Security Code? देखिए, ये unorganized workers और जिज वर्कर्स के लिए फॉर्म किया गया है। तो इसके रोल क्या है वो आपको बताने हैं। फर्स्ट है रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फ्रेमिंग सूटेबल स्कीम्स फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। सुनने में लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो ये आपको जज करना है। पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं। मॉनिटर सच सोशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड रिव्यू द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड एंड अकाउंट। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के जो काम होंगे वो ये तीनों काम करेगा। ऑप्शन डी विल बी राइट। ओके, तो ये यहां पर दिया गया है कि क्या क्या करता है। रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फ्रेमिंग सुटेबल स्कीम फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कोड। सोशल वेलफेयर स्कीम्स को भी मॉनिटर करने का काम है, रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम है इसका एट स्टेट लेवल। और जो अभी ऑप्शन में था, रिव्यू द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड एंड अकाउंट। नाउ द लास्ट है, अंडरटेक सच अदर फंक्शन एज आर असाइन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनको जो काम देगी वो भी ये बोर्ड करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गए। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। टेस्ट सीरीज आप चाहें तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको अपना लेवल मालूम पड़े कि मैं कितने क्वेश्चन अभी लगा सकता हूं और कितने के लिए मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।